Hello, my dear students. My name is Shakti and I am an English lecturer since last 20 years. And today we will give a summary of the text Journey to the End of the Earth from the book Vistas, chapter number 3. If you are new on our channel and if you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notifications of our videos firstly. So without wasting a single second, let's start the topic Journey to the End of the Earth by तिशानी दोषी। तो तिशानी दोषी कहती हैं कि अर्ली दिस ईयर वो अपने आप को पाती है एक रशियन रिसर्च जहाज एकेडमिक शोकल्स्की के ऊपर जो सीधा बढ़ रहा है इस ग्रह के सबसे ठंडे सबसे विंडीएस्ट प्लानेट के ऊपर, और ये है एंटार्क्टिका। तो वो कहती है कि एंटार्क्टिका की ज़मीन पर कदम रखने से पहले वो जो है 100 आवर्स लगातार ट्रेवल कर रही थी और अपने ट्रेवल में उन्होंने जो है 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर और कई सारे इकोस्फीयर्स को पार किया था। तो जब पहली बार उन्होंने जो है एंटार्क्टिका की ज़मीन पर कदम रखा तो उन्होंने महसूस किया कि यहाँ का लैंडस्केप कितना इमेंस है और यहाँ की अनइंटरप्टेड जो शांति है वो कभी कभार ही भंग होती है, और वो भी भंग होती है बर्फ के टूटने से या यहाँ होने वाले एवलांच से। तो यहाँ का जो ब्लू होराइजन है मन को सुकून और शांति देता है। तो इस सुकून के साथ ही तिशानी जो है थोड़ा सा हैरान हो गई कि कितनी कमाल की बात है कि एक समय वो भी समय था जब इंडिया और एंटार्क्टिका एक ही लैंड मास का हिस्सा हुआ करते थे। तो ये कब की बात है? तो 650 मिलियन ईयर्स एगो एक बहुत ही बड़ा जाइंट साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता था जिसका नाम था गोंडवाना। तो गोंडवाना में उस समय जो है परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी, उस समय जो है चीज़ें काफ़ी अलग थी। तो ह्यूमंस का जो है अराइवल धरती पर अभी हुआ नहीं था और क्लाइमेट उस समय थोड़ा सा गर्म था जिसकी वजह से फ्लोरा और फोना की बहुत ही ह्यूज वैरायटी यहाँ पर देखने को मिलती थी। और ये गोंडवाना 500 मिलियन ईयर्स तक खूब फला फूला। लेकिन जब डायनासोरों के युग का अंत हुआ और मैमल्स के युग का उदय हुआ तो ये गोंडवाना जो है फोर्स हुआ किसी वजह से आपस में टूट करके अलग होने के लिए, फिर उसने वो रूप ले लिया जिसको आज हम ग्लोब में देखते हैं। तो एंटार्क्टिका की विजिट करने का मतलब है इतिहास के झरोकों में झांक करके देखना कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और किस दिशा में बढ़ रहे हैं। तो यहीं आकर के हमको पता चलता है कि क्या महत्व है कोडिलन फोल्ड्स का, प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स का, ओजोन का और कार्बन का इस धरती के ऊपर किसी स्पीशीज के एवोल्यूशन और एक्सटिंक्शन के लिए। और जब आप ये सोचते हो कि सारी की सारी घटनाएं कुछ लाख साल में ही हो जाती हैं तो आपका दिमाग घूम जाता है। वो कहती हैं कि एंटार्क्टिका के अंदर पूरी धरती की 90% बर्फ जो स्टोर्ड है और इस बर्फ के अंदर ही जो है हजारों लाखों साल पुराने कार्बन के जो है ट्रेसेस मौजूद हैं, जो इस चीज को जानने में हमारी मदद करते हैं कि उस समय यानी हजारों लाखों करोड़ों साल पहले मौसम किस तरह का रहा होगा। केवल कार्बन का स्तर जान करके हम कार्बन डेटिंग के जरिए ये पता लगा सकते हैं कि हजारों लाखों करोड़ों साल पहले मौसम किस तरह का रहा होगा, किस तरह वहाँ परिस्थितियाँ होंगी, कौन कौन सी फ्लोरा और फोना वहाँ पर होंगी, वहाँ की जो जानवर थे वहाँ का जीवन काल कितना रहा होगा, वो क्या खाते थे, किस तरह से रहते थे। तो सारा का सारा डेटा हमें पता चल जाता है अगर हमारे पास में कार्बन के ट्रेसेस मौजूद हो। तो कार्बन डेटिंग करके हम ये सारा का सारा पता लगा सकते हैं। और इसीलिए एंटार्क्टिका को जो है धरती का एक ऐसा खिड़की कहा जाता है जहां से आप धरती के पास को भी देख सकते हो, प्रेजेंट को भी देख सकते हो और फ्यूचर को भी देख सकते हो कार्बन के उस साइकिल के द्वारा, जिसमें आपको बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि धरती पर जो भी स्पीशीज हैं उनका क्या होने वाला है। तो यहाँ पर जो है सूरज की रोशनी जो है 6 महीने तक होती है या 6 मंथ के दिन होते हैं, 6 मंथ की रातें होती हैं
और यहाँ की शांति कभी कभार ही भंग होती है, या तो बर्फ की चट्टानों के टूटने से या फिर कभी कभार होने वाले एवेलांच से। तो यहाँ पर जो जियोलॉजिकल सबूत मिलते हैं, यहाँ पर जो कार्बन डेटिंग के जरिए जो हमको डेटा प्राप्त होता है, वो कहीं से भी जो है इंसानों के फेवर में तो कतई नहीं है। तो यहाँ से जो भी हमको सबूत मिल रहे हैं कार्बन के रूप में, यहाँ से हमको जो भी सबूत मिल रहे हैं कार्बन के रूप में, जब उस कार्बन के स्तर को एनालाइज हम कर रहे हैं तो पता ये चल रहा है कि इंसानों के लिए आने वाला समय कहीं से भी जो है सुकून और राहत देने वाला नहीं है। तो इंसान इस ग्रह पर मात्र 12,000 सालों से है। जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनका ये कहना है कि होमो सेपियंस से इवॉल्व हुए हैं इंसान। तो इंसान इस ग्रह के ऊपर मात्र 12,000 सालों से है, और इन 12,000 सालों में इंसान ने इस ग्रह पर इतनी उथल पुथल मचा के रख दी है। यहाँ पर उसने अपने गांव बसाए, शहर बसाए, मेगा सिटीज बसा डाली। तो यहाँ पर जंगलों की कटाई अंधाधुंध की गई, और बढ़ती हुई जो आबादी की डिमांड है उसको पूरा करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का अंधाधुंध जो है इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से पूरी तरह से इकोसिस्टम और धरती का बैलेंस गड़बड़ा गया है, चरमरा गया है। और इंसान ने ये सारा का सारा रायता जो है कुछ सालों में ही फैला दिया है। अब धरती पर जो भी चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, उन बदलावों को होने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं। तो जियोलॉजिकल क्लॉक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सपोज करिए कि 10,000 साल का 1 सेकेंड, 1 लाख साल का 1 मिनट और 10 लाख साल का 1 आवर हो गया। लेकिन इंसान 12,000 साल पहले ही आया है, और इसमें भी जो है औद्योगिकरण है ये तो कुछ साल पुराना ही है। तो उसमें भी जो है इंसान ने इस ग्रह को इतना तहस नहस कर दिया है जो वाकई में सोचने के लायक है कि धरती पर जो भी बड़े बदलाव आते हैं उनको होने में लाखों साल लगते हैं, लेकिन इंसान ने तबाही मात्र कुछ सालों में ही मचा दी है। तो ये तो वाकई में सोचने वाली बात है। तो लगातार जो है फॉसिल फ्यूल के जलने की वजह से और नेचुरल रिसोर्सेज के कटने की वजह से धरती के ऊपर कार्बन का एक ऐसा ब्लैंकेट जो है छा गया है, जिसकी वजह से इस ग्रह का एवरेज टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग जो है हमारे सामने मुंह फाड़े खड़ी है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो क्या रहा है कि ग्लेशियर बड़ी तेजी से पिघल रहे हैं, और एंटार्क्टिका की बर्फ जो है बहुत ही तगड़ी स्पीड में लगातार पिघल रही है। और रिसेंटली एक बहुत बड़ा टुकड़ा टूट करके एंटार्क्टिका से अलग हुआ था, जिसका आकार बेल्जियम के जितना था। बेल्जियम एक बहुत बड़ा देश है, तो बेल्जियम के जितने आकार का एक बर्फ का टुकड़ा टूट करके अलग हुआ है। तो जरा कल्पना करके देखिए समुद्र के जलस्तर में कितना जो है बढ़ोतरी हुआ होगा। लेकिन इसी तरह से अगर जो है लगातार ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ती रही, तो अगर पूरा एंटार्क्टिका पिघल गया तो तबाही जो आएगी आपकी कल्पना के परे होगी। लेकिन तबाही केवल एंटार्क्टिका के पिघलने की वजह से नहीं आएगी। एंटार्क्टिका के पिघलने से पहले ही इंसान बर्बादी के मुहाने पर खड़ा होगा, और इस बर्बादी को जो है विटनेस करने का एक छोटा सा पहलू एंटार्क्टिका में ही देखने को मिलता है। और वो ये है कि एंटार्क्टिका अपने सिंपल इकोसिस्टम की वजह से जानने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है कि अगर हमने एनवायरनमेंट में कोई छोटा सा भी बदलाव किया तो परिणाम कितने विनाशकारी होंगे। तो उदाहरण के लिए यहाँ की एक घास है फाइटोप्लैंक्टन। तो यहाँ पर एक घास पाई जाती है फाइटोप्लैंक्टन, और इस घास की खास बात यह है कि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सूरज की जो रोशनी है उसको एसिमुलेट करके जो है CO2 को तो जो है इनहेल करती है और ऑक्सीजन को एक्सहेल करती है। तो इन शॉर्ट इस ग्रह की मेन ऑक्सीजन बनाने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो है एंटार्क्टिका में पाई जाने वाली फाइटोप्लैंक्टन नाम की घास। तो साइंटिस्ट वार्न करते हैं कि अगर थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ा तो बढ़ते ही फाइटोप्लैंक्टन जो है घास, सिंगल सेल्ड जो घास है फाइटोप्लैंक्टन, ये मर जाएगा, और इसके मरने से 2 तबाही वाले इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ेंगे। सबसे पहले तो ये होगा कि इस ग्रह का जो ऑक्सीजन का साइकिल है वो खत्म हो जाएगा, और दूसरा ये है कि इस घास की वजह से ही जो पूरा साउदर्न मरीन लाइफ है
वो एग्जिस्ट करता है, सस्टेन करता है। अगर ये घास खत्म हो गई तो पूरा का पूरा जो साउदर्न मरीन लाइफ है, फूड चेन है, वो खत्म हो जाएगा। और अगर वो खत्म हो गया तो ये मान करके चलिए धरती पर जो है पूरी की पूरी फूड चेन ही खत्म हो जाएगी और इंसान भी उसी फूड चेन का ही पार्ट है। जब खाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं तो इंसान खाएगा क्या? तो अगर साउदर्न मरीन लाइफ खत्म हो गई तो इंसान जो है मेनली समंदरों पर डिपेंड करता है, सी फूड पर डिपेंड करता है खाने के लिए। तो समुद्र से जब खाना आएगा ही नहीं तो जाहिर सी बात है जितना इस दुनिया में जितने भी फूड स्टॉक्स हैं उन पर डिपेंड हो जाएगा। लेकिन इतने फूड स्टॉक्स का सच में है कि इतनी बड़ी आबादी को सस्टेन कर सके इतने लंबे समय तक? जवाब है नहीं। तो फिर क्या होगा? इंसान जंगलों की तरफ भागेगा, वहां जितने भी जानवर दिखेंगे उन सबको मार पीट के काट के खा जाएगा। अच्छा, वो भी खत्म हो गए तो अब क्या? भूख तो अभी भी लग रही है, खाना तो अभी भी खाना है, खाने के लिए कुछ है नहीं। तो क्या हो सकता है? आप ये सोच नहीं सकते क्या इंसान को खा सकता है? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि जब खाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं तो क्या करेगा इंसान को ही खाएगा। और ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, ये कोई गप नहीं है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोका गया तो जो तबाही हमारे सामने बाहें फैला करके खड़ी है, ये तबाही इस सभ्यता का सब कुछ निगल जाएगी। तो एक प्रोग्राम है जो चलाया जा रहा है जॉफ ग्रीन, जो कि एक कनेडियन है, और उसमें करते क्या है कि जो नौजवान बच्चे हैं उनको वो सैर करवाते हैं एंटार्क्टिका की, क्योंकि पहले वो सैर करवाते थे सेलिब्रिटीज को, लेकिन सेलिब्रिटीज रिटर्न में कुछ करते हैं नहीं एनवायरनमेंट को। तो छोटे बच्चों को जब यहाँ की सैर करवाई जाती है और जब वो अपनी आंखों से देखते हैं इस ग्रह को खत्म होते हुए, तो उनके मन में जो है नॉलेज पैदा होती है अपने ग्रह के प्रति रेस्पेक्ट की। और उससे बड़ी बात वो ये है कि अपने ग्रह को बचाने के लिए तुरंत ही वो कुछ एक्ट करते हैं, क्योंकि यही बच्चे कल के जो है पॉलिसी मेकर्स हैं बड़े होकर के। तो एंटार्क्टिका की जो जमीन है, आप यहाँ पर जाएं और इसके जादू से अछूते रह जाएं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एंटार्क्टिका में जाकर के ही आपको ये पता चलता है कि सब कुछ एक दूसरे से कितना अलग है, लेकिन एट द सेम टाइम सब कुछ एक दूसरे से एक हारमोनी में बंधा हुआ भी है। तो फाइनल वर्ड्स में तिशानी कहती है कि जब इनका जहाज आगे बढ़ रहा था एंटार्क्टिका की तरफ, तो बर्फ जो है काफी मोटी हो गई थी, तो इनका जहाज जो है फंस गया था पेनिनसुला और टैडपोल आइलैंड के बीच में। तो सारे के सारे जो लोग हैं वो बर्फ के उस जीते जागते समंदर के ऊपर चलते हैं। तो 180 मीटर गहरा वो बर्फ का पानी था और उस 180 मीटर गहरे पानी के ऊपर बर्फ की मोटी चादर जमी हुई थी। बर्फ पर चलते चलते ही तिशानी ने जो है वहां पर सील्स को देखा जो कि फ्लोटिंग बर्फ के टुकड़ों पर धूप सेक रही थी। तो उसे जो है अपने गांव के उन कुत्तों की याद आ गई जो इसी तरह से खाना खा करके जो है बरगद की छांव में धूप सेका करते थे। तो फाइनली जो मैंने कहा कि इस समानता को देख करके तिशानी बड़ी हैरान हो गई कि इस ग्रह पर हर चीज आपस में जो है बिल्कुल अलग है, लेकिन अलग होते हुए भी एक चीज में जुड़ी हुई है। तो कहती है कि एंटार्क्टिका हमारे ग्रह के ब्यूटी और बैलेंस में जो रोल प्ले कर रहा है वो वाकई में गजब है, और हमें इस एंटार्क्टिका को हर हालत में बचाना ही होगा। With these words, I finish my summary of the text, the journey to the end of the earth. We will meet again in another summary of some other text. Till then, keep smiling. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram.